हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 की, जिसमें से हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है राजा और उनके राज। तो यह हमारा सेकंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा और उनके राज। यह हमारी एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो है वह मिडविल हिस्ट्री की है, यानी इसमें पूरा मध्यकाल के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारा अतीत 2, राजा और उनके राज। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमानों यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप उनके राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? तो यह क्वेश्चन है आप सबके लिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा इन सब का उत्तर, कौन कौन से राज्यों पर इनका नियंत्रण था। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तनकारी सीमाएं और जो क्या कहते हैं कुछ स्थान है और किस कहाँ कहाँ पे जो राजवंश थे राज्य करते थे, शासन कितने क्षेत्रों पर था। तो यहाँ पे देखिए कुछ है जैसे पांड, चेर, चोल, राष्ट्रकूट। यहाँ पे देखिए पूर्वी चालुक्य, अवेंगी के चालुक्य। उसके बाद क्या कहते हैं कलिंग। यहाँ पे देखिए पाल। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुर्जर प्रतिहार, परमार, चहमान जिसे हम चौहान कहते हैं, अनरटा। तो यह सब जो राजवंश है यह इनका जो क्षेत्र था, इसमें ज्यादातर क्षेत्र जो था वह नदियों के किनारे विकसित हुआ था, क्योंकि जिसे जो राजवंश का विकास था वह ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था उसका, राजवंश का नदियों के किनारे विकसित होने के कारण। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तनकारी सीमाएं। तो ये देखिए परिवर्तनकारी सीमा है। यह पूरा क्षेत्र जो था राष्ट्रकूटों के अधिकार क्षेत्र में आता था। यह जो था यह पाल वंश के। यहाँ पे नीचे देखिए चोल, चेर, पांड। अब देखते हैं नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता अधीनता से इनकार कर लिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, सोने की जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक या जर्मना छत्री न होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेगा इस युद्ध को करने से। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन।
राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से इका इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यहाँ पे देखिए एक गुफा है, एलोरा की गुफा, जिसमें भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो राजस्व था वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर, यह क्या है इसको देखते हैं। 400 कर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वाले सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। ये 400 कर, यानी इसमें कई सारे कर थे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन इन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। जो राजा के निकट संबंधी होते थे वह ज्यादातर इन ओहदों पर होते थे, यानी इस पद पर आसीन होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य सत्य नहीं भी हो सकते थे, लेकिन यह प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्यमान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यानी जो प्रशस्तियां थी उनमें होता क्या था, सिर्फ राजा के बारे में जानकारी होती थी। तो जो राजा के दरबार में रहते थे तो जाहिर सी बात है कि राजा के बारे में अच्छी चीजें लिखते थे। अब यहाँ पे देखिए नागभट्ट की उपलब्धियां। नागभट्ट की उपलब्धियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, जैसा कि हम सबने पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध यानी जिसे सिंध कहते हैं, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्ग गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क का क्षेत्र, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य यानी राजाओं को पराजित किया था नागभट्ट ने। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जो ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण होता था। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, चित्र संख्या 2।
यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह, जिसमें 9वीं सदी में के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख है यहाँ पे दिखाया गया है। जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े हुए हैं पर उन पर राजसी मुहर लगी हुई है। यह जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है, यानी यह प्रमाणित दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, यानी भूमिदान के साथ साथ और क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं जैसे फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाले कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बने कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख हो उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए इनका इस्तेमाल कैसे होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, जिन्हें कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। त्रिपक्षी संघर्ष। आपने गौर किया होगा कि इनमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। इसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश थे। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षी संघर्ष के रूप में की है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। यानी जब लोग आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे। जो मंदिर संपन्न होते थे, काफी संपत्ति होती थी, ऐसे मंदिरों पर भी निशाना लगाया जाता था। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से लेकर 10,025 ईस्वी में हमला किया था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ती थी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय
1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 उसके हाथों हार गया। चोल राज्य नजदीक से एक नगर। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजय लाल ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। इस तरह से जो चोल राज्य के बारे में बताया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक मानचित्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्थान है, जैसे यादव वंश हो गए, यहाँ पे चालुक्य विक्रमादित्य के अंतर्गत यहाँ पे बादामी के चालुक्य, काकती वंश, कलिंग, वेंगी, नोलामवादी, वनवासी, गंगावादी, चोल, कोच्चि, उरयूर, मदुरई, पांड्यन, तंजावुर, गंगई कोंड चोलपुरम। यहाँ पे देखिए परिवर्तनकारी सीमा है। यहाँ पे देखिए चोल राज्य और उसके पड़ोसी देश हैं यह। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 1985 में राजा बना और उसी ने इससे ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी भी, लंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यहाँ पे देखिए ये गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। यहाँ पे देखिए ये मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई, उन्हें भी देखिए। यह देखने के लिए बता रहा है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं हैं, वह संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं के रूप में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी
उछलती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है, मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां बनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। यहाँ पे देखिए चित्र संख्या 4, एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। यहाँ पे देखिए यह चोल काल की प्रतिमा है, किस तरीके से इसको अलंकृत किया गया है, व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पे देखिए चित्र संख्या 5, 9वीं सदी में तमिलनाडु का एक जल द्वार है। यहाँ पे देखिए हौज को नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इस जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस तरह पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन साम्राज्य का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां किसानों की जो बस्तियां थी, जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। जो गांव के समूह थे उसको नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, इसे हम मुवेद वेलन कहते थे। अरैयार अरैयार को प्रधान जैसी उपाधियां दी थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। यानी अरैयार को हम प्रधान कहते हैं। यानी शब्द से अगर क्वेश्चन पूछ गया कि अरैयार से क्या मतलब, अरैयार जो है किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था, यहाँ पे आ जाएगा प्रधान के लिए। और जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान था, उसको हम मोवेंद वेलन कहते थे। अब देखिए यहाँ पे कर के प्रकार, भूमि कर के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को वेलन वगाई कहते थे। और ब्रह्मदे यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, उसे हम साला भोग कहते थे। देवदान या तिरुमट्टकन्नी, कुछ शब्द बड़े कठिन कठिन है कि समझ में नहीं आते हैं, क्या पढ़ा जाए इनको। देवदान तिरुमट्टकन्नी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम, संस्थानों को दान की गई भूमि। तो यह थी भूमि के प्रकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसको कम से कम आप 1-2 बार 3 बार पढ़िएगा ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसे भूमि के प्रकार और मिलान करके पूछ दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय-समय पर भूमि अनुदानों या ब्राह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदे की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख, के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पट्ट के छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे। मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी भी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो ये जो नेता चुनने का इनका एक मतलब नियम था जो कह सकते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। यानी जो यहाँ पे जो सभा की जो सदस्य होते थे, सदस्य बनने के लिए उनकी योग्यता जो होनी चाहिए थी, यह होनी चाहिए थी। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो नियम बहुत कठोर बनाए गए थे और काफी अच्छी बात है। कुछ सीखना चाहिए मध्यकाल अभिलेखों में। राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कीर्ति पेरियार से एक उद्धरण मिला है। देखते हैं। पुरानी छोटी छोटी से अटा पड़ा, यानी एक ऐसा समूह हार मानते थे। इन्हें अटा पड़ा या पुलाया कहते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें छोटे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंड में घूमते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए यानी उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों को छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए बाग दे दी। धान कूटती लहरदार फलों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया फैलती थी। तो बहुत अच्छा वर्णन किया गया है यहाँ पर। क्या पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही उनका वर्णन करें। ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला है कि जोड़े बनाओ। गुर्जर प्रतिहार जो है वह
गुजरात और राजस्थान से संबंधित थे। उसके बाद जो है कि राष्ट्रकूट जो थे वह पश्चिमी दक्कन से संबंधित थे। पाल जो थे बंगाल से संबंधित थे। चोल तमिलनाडु से। तो इस तरीके से यह जोड़े मिलान कर दिए गए हैं। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके कमेंट में जरूर बताइए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।